हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है केम साइंस ट्यूटोरियल पे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक सैंपल पेपर डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। अब ये दूसरा सैंपल पेपर है 10th क्लास का, टर्म 2 का। इसे भी हम विद सॉल्यूशन पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, सेम पैटर्न है, वही 3 सेक्शन होंगे, ए बी एंड सी। ए सेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ सम हाइड्रोकार्बन आर गिवन बिलो, क्लासिफाई देम इनटू एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। चलो हम लोगों को इसमें एल्केन, एल्कीन और अल्काइन में डिफरेंशिएट करना है और इनमें से कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप एल्केन है, एल्कीन है और अल्काइन है, ये देखना है। तो सबसे पहले हम एल्केन देखते हैं। थोड़ा बेस मैं क्वेश्चन के साथ बताता जाऊंगा ताकि आप लोगों का थोड़ा सा बेस भी क्लियर हो और क्वेश्चन भी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्केन। देखो, एल्केन एल्केन की बात करें, एल्केन का फॉर्मूला है हमारा CnH2n+2। तो देखो, n क्या है, होता है हमारा इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम हम इसमें चेक कर पा रहे हैं, या तो कार्बन नंबर 2 है या कार्बन 3 है। तो इसमें कौन कौन से एल्केन है वो हमें देखना है। देखो, n की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो हमारा कार्बन क्या आता है, C2। तो हमारा फॉर्मूला बनता है C2H6, क्योंकि 2 2 जा 4 प्लस 2 6, इसमें से तो कोई नहीं है। अगर n की वैल्यू मैं 3 रखता हूं तो देखते हैं C3, n की वैल्यू इधर 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 8, C3H8। देखो इसमें से कोई है, ये रहा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया एल्केन। चलो दूसरा देखते हैं, एल्कीन का फॉर्मूला। एल्कीन एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। n की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा तो C2H4। देखो इसमें से कौन सा, ये हमारा एल्कीन है। ओके, C3, अब C3 रखते हैं, C3H6। देखो C3H6 है कोई, हाँ। ये दो हमारे कौन से होंगे, ये दो हमारे एल्कीन होंगे। एल्कीन। तो देखो बच्चों, बचे हुए दोनों क्या है हमारे, एल्काइन है। इसमें तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो बचे हुए हमारे कौन सा है, C3H4। C3H4 C3H4 क्या होंगे, एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो C3 वैल्यू रखेंगे C3, H क्या आएगा हमारा, 3 2 जा 6 -2 4। तो ये हमारा एल्काइन है। आया समझ में। चलो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड, नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो चॉइस वाला पार्ट है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, या फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी। इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अगर कार्बन और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होती है सिंगल बॉन्ड के साथ तो वो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और कार्बन कार्बन की वैलेंसी अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है तो वो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन से भी देख सकते हैं, अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो वो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, या फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन या तो sp2 हो या फिर sp3 sp हो तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कम रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ज्यादा रिएक्टिव होता है। वो समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं,
What will be the formula of the compound formed when the element X with atomic number 11, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, सोडियम की, combined with the element Y with atomic number 9, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, फ्लोरीन की. Draw its electron dot structure. What is the nature of the bond formed? अब देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है हमें किसका, सोडियम का और फ्लोरीन का. चलो सबसे पहले देखते हैं हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सोडियम की होती है 281 और इसकी क्या होती है 27. अब देखो हमें देखने से ही पता लग रहा है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन कम है. यानी ये हमारा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. यानी इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. तो बेसिकली क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ये इसमें जाएगा, तो ये क्या कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनाएगा. आयनिक बॉन्ड कैसे भी बोल सकते हैं, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज. इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखना है तो हम बना सकते हैं सोडियम का, देखो सोडियम का और ये फ्लोरीन का. फ्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7 और ये इसका एक्स सोडियम का, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा सोडियम के साथ. हो गया हमारा. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. नेम द पार्ट लेबल्ड ए बी सी एंड डी इन द डायग्राम गिवन बिलो. ओके देखते हैं इसमें तो कौन कौन से. देखो ये ए को जो डिनोट कर रहा है इस डायग्राम में, ये है हमारा क्या, पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन. बी, पोलन ग्रेन से जो ट्यूब्स निकल रही हैं इन्हें बोलते हैं हम लोग पोलन ट्यूब्स. पोलन ट्यूब्स. सी, सी वो वाला पार्ट है फ्लावर का जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवरी. ओवरी. डी, अगर डी की बात करें, डी की बात देखो, ओवरी के अंदर ये सेल है तो हम लोग इन्हें फीमेल जर्म सेल बोल सकते हैं. फीमेल जर्म सेल्स. फीमेल जर्म सेल्स. चलो आप लोगों को समझ में आया होगा. अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पॉलिनेशन एंड स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस. पॉलिनेशन हम किसे बोलते हैं, तो पॉलिनेशन क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर. देखो पॉलिनेशन इसी डायग्राम से मैं समझा देता हूं. ये हमारा जो एंथर होता है, एंथर क्या होता है, एंथर होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. जब ये हमारा एंथर है, एंथर पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. तो ये जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी प्रोसेस को ही हम बोल देते हैं पॉलिनेशन. इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिकली हम बता सकते हैं प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एज इट्स ब्रिंग द मेल एंड फीमेल गैमेट टुगेदर फॉर फ्यूजन. इसी प्रोसेस की वजह से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स का क्या पता है, फ्यूजन, या फिर बोल सकते हैं हम फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से आगे क्या होते हैं, हमारे जाइगोट्स बनते हैं. देखो अब आगे बढ़ते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट 2 differences in the tabular form between the dominant traits and recessive traits. What's percentage proportion of the plant in F2 generation or progeny were round in Mendel cross between round wrinkled pea plant. चलो इसे भी देखते हैं हम लोग. सबसे पहले डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में डिफरेंस देखते हैं. तो देखो बच्चों, डोमिनेंट हम किसे बोलते हैं, रिसेसिव हम किसे बोलते हैं. डोमिनेंट को मैं डी से डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे और रिसेसिव को मैं आर से डिनोट कर रहा हूं.
बेसिकली डोमिनेंट हमारे कौन से कैरेक्टर होते हैं? डोमिनेंट हमारे फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट्स, जो अपने फीचर्स दिखाते हैं, या तो रिसेसिव ट्रेट प्रेजेंट हो या रिसेसिव ट्रेट प्रेजेंट ना हो, वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट्स। रिसेसिव ट्रेट्स बेसिकली हम लोग किसे बोलते हैं? ये केवल जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ये कैरेक्टर जब हमारे पास डोमिनेंट क्या हो? एब्सेंट हो, तब रिसेसिव ट्रेट्स को एक्सप्रेस किया जाता है। बेसिकली देखो, आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अगर एक प्लांट है, टॉल प्लांट है, वो उसका डोमिनेंट ट्रेट है, और एक शॉर्ट प्लांट है, ये उसका रिसेसिव ट्रेट है। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करा जाए तो प्लांट हमेशा अपना डोमिनेंट ट्रेट दिखाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट और इन द एब्सेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट और इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट। तो हमेशा वो कैसा रहेगा? टॉल रहेगा, क्योंकि वो कैसा कैरेक्टर है? एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को जब ही दिखा पाता है तब जब डोमिनेंट ट्रेट अपने उसमें क्या हो? एब्सेंट हो। अब देखो, जैसे हम लोग डोमिनेंट ट्रेट का एग्जांपल देखें, डोमिनेंट ट्रेट कौन कौन से होते हैं हमारे पास? टॉल प्लांट्स हो सकता है, टॉल प्लांट्स हो सकता है, राउंड सीड हो सकता है हमारे पास, वॉयलेट कलर हो सकता है। ये सारे के सारे क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। किसमें? पी प्लांट में। इसी के कंपैरिजन में अगर रिसेसिव ट्रेट देखेंगे तो स्मॉल हाइट वाला प्लांट, रिंकल्ड सीड होगा, यानी रिंकल्ड पिचका हुआ सीड बोल देते हैं हम इसे। व्हाइट फ्लावर होगा, ये भी हमारे क्या है? रिसेसिव ट्रेट्स हैं पी प्लांट के अंदर। अब पूछा है व्हाट परसेंटेज और प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट इन द F2 जनरेशन और प्रोजेनी वर फाउंड इन मेंडल क्रॉस बिटवीन राउंड एंड रिंकल्ड पी प्लांट। राउंड और रिंकल्ड पी प्लांट के अगर प्रोजेनी देखें तो बेसिकली देखो बच्चों, क्या होता है? F1 जनरेशन में तो हमारे पास रेशो होता है क्या? F1 जनरेशन में रेशो होता है हमारे पास 3:1, और यही आगे चल के F2 जनरेशन में हमारे पास क्या हो जाता है? 1:1। देखो, ये कैरेक्टर आता है, फिर इसका सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तब F1 जनरेशन बनती है, रेशो होता है 3:1, और आगे चल के ये F2 जनरेशन होता है तो इसका रेशो होता है 1:1। फिर भी ये क्या होते हैं हमारे? राउंड सीड रहेंगे और ये रिंकल्ड सीड। अगर इनका परसेंटेज देखना चाह रहे हो तो ये हमारे पास राउंड सीड रहेंगे 75% और रिंकल्ड सीड रहेंगे हमारे पास 25%। अब देखो, लिस्ट 2 रीजन इन द फेवर ऑफ मेंडल चॉइस ऑफ पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ऐसे 2 रीजन बताने जिसकी वजह से मेंडल ने क्या लिया था? पी प्लांट लिया था। तो देखो, फॉरमोस्ट सबसे पहला रीजन क्या है? एक तो इसकी लाइफ साइकिल बहुत क्या थी? पी प्लांट की शॉर्ट थी। लाइफ साइकिल ऑफ पी प्लांट क्या थी? वेरी शॉर्ट। दूसरा, पी प्लांट के जो नंबर ऑफ विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे वो बहुत ज्यादा थे। विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन सा? प्लांट दिखता है टॉल और शॉर्ट, प्लांट दिखता है राउंड और रिंकल्ड शेप सीड, प्लांट दिखता है वॉयलेट कलर या व्हाइट कलर। इस तरह से जो इसके विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वो बहुत ज्यादा थे। और तीसरा रीजन अगर इसमें नहीं देखो हम फिर भी हम बता देते हैं, जो इसका फ्लावर था वो कैसा था? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर था। होप यू गेट माय पॉइंट। चलो अब हम नेक्स्ट पेज की साइड बढ़ते हैं। देखो, अब देखते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इन द गिवन फिगर 1 and 2। अब देखो, आप लोगों को इसका बेसिक थोड़ा सा याद रखना। मैग्नेट है, मैग्नेट में से ये क्या निकल रही है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जहां से निकलती है वो रीजन होता है हमारा नॉर्थ, और जहां पर इंसर्ट होती है वो रीजन होता है हमारा साउथ। इसका मतलब ये वाली साइड हमारी क्या है? नॉर्थ है, और जहां पे इंसर्ट हो रही है वो वाली साइड क्या है? साउथ। और यही हमसे पूछा गया है, पोल्स ऑफ मैग्नेट। इधर देखो कहां से निकल रही है, वो रीजन होगा हमारा नॉर्थ, और जहां पे इंसर्ट होगी वो रीजन होगा हमारा साउथ। चलो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई आर द क्रॉप फील्ड नोन एज ए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम।
क्रॉप फील्ड को हम लोग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर मैन मेड and some biotic and abiotic components are maintained in it. Basically कौन कौन से? nourished and ribbed by human beings. आया समझ में? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्यों बोलते हैं हम क्रॉप को? क्योंकि ये मेंटेन कौन करता है? ह्यूमन बीइंग मेंटेन कर सकता है, और इन्हें ह्यूमन बीइंग काटता है, ह्यूमन बीइंग ही नरिश्ड करता है। इसके अंदर हमारे दोनों कंपोनेंट मिलते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। क्वेश्चन नंबर देखो 7th के अंदर चॉइसेस भी हैं, दूसरा क्वेश्चन भी पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैव द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन इट्स बॉडी एंड वाई। देखो ये पूरी एक चेन के अंदर आते हैं, तो चेन के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस किसके अंदर होंगे? एक चीज ध्यान कर लो, जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो हमारी जो चेन है उसमें फर्स्ट पार्ट होते हैं, तो वहां से क्या होता है? केमिकल्स इंसर्ट होते हैं, हार्मफुल हजार्ड इंसर्ट्स होते हैं। कहां से? प्लांट से। और जो हमारा टॉप कंज्यूमर होगा, जो चेन का लास्ट पार्ट होगा, वहां पर जाके सारे केमिकल्स क्या होंगे? इकट्ठे होंगे। जैसे इस चेन के अंदर बात करें तो टॉप कंज्यूमर है हमारा हॉक, तो हमारा हॉक क्या होगा? इसके अंदर सारे के सारे हार्मफुल सब्सटेंस जाके इकट्ठे होंगे। और बच्चों इस प्रोसेस को भी बोलते हैं, आप लोग नाम ध्यान रखना है इसका, बायोलॉजिकल। इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसमें क्या बोल सकते हैं हम? accumulation of harmful substance in top consumer category। दूसरा क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हम किसे बोलते हैं? तो इकोसिस्टम हम किसे बोलेंगे? इकोसिस्टम हम बोल सकता अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर नॉन लिविंग environment in which living things interact with non-living things in an area। सीधी सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की साइड। लिस्ट एनी 3 ऑब्जर्वेशंस व्हिच पोज्ड अ चैलेंज टू मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ जो थी उसके अंदर हमें क्या बताने? कोई भी 3 ऑब्जर्वेशंस बताने जो कि मेंडेलीव ने फेस करे थे या चैलेंज फेस करे थे। सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं जिनको हम चैलेंज कर सकते हैं मेंडेलीव की ऑब्जर्वेशंस को। सबसे पहले, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास कुड नॉट बी मेंटेन्ड। बेसिकली मेंडेलीव ने क्या दिया था? मेंडेलीव अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं रखे गए थे। तो ये हमारा पहला रीजन था। दूसरा रीजन क्या बोल सकते हैं हम लोग? कुछ पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स थी, आइसोटोप्स की पोजीशन सर्टेन नहीं थी, वो भी बता सकते हैं। आइसोटोप्स की पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बता सकते हैं हम लोग, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी सर्टेन नहीं थी, यानी एक्यूरेट नहीं थी। इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कुछ ग्रुप ऐसे थे जो कि जिनके एलिमेंट डिसिमिलर ग्रुप में रखे गए थे, यानी उनकी पोजीशन सही नहीं थी। अब देखो इसी में चॉइस में दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ मेंडेलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। बेसिस क्या था मेंडेलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का? अकॉर्ड ही अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी इसने एलिमेंट किसके अकॉर्डिंग रखे थे? एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। लिस्ट ऑफ 2 अचीवमेंट ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। इसकी अचीवमेंट क्या था? ही क्लासिफाई द एलिमेंट्स, बोल सकते हैं सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने दिया था? मेंडेलीव ने ही तो दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज।
दूसरा हम लोग बता सकते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट बाय प्रिडिक्टिंग देयर प्रॉपर्टीज। कुछ एलिमेंट को प्रिडिक्ट करा था इसने प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, तो ये इसकी बोल सकते हैं दूसरी अचीवमेंट थी, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एलिमेंट को डिस्कवर करा था। क्वेश्चन नंबर 9, catenation is the ability of an atom to form bond with other atom of the same element. Okay, catenation is exhibited by the both carbon and silicon. This is right. How is this ability of catenation different? It these two element. It these two element. Okay. सबसे पहले पॉइंट वाइज अगर बताना चाहें तो हम ये बता सकते हैं कि कार्बन क्या करता था, कार्बन बॉन्ड बनाता था दूसरे एलिमेंट्स के साथ और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता था। लेकिन सिलिकॉन किसके साथ बॉन्ड बना सकता था, हाइड्रोजन के साथ बना सकता था। और कितने एलिमेंट के साथ मैक्सिमम बना सकता था, 7 एलिमेंट्स के साथ, 7 एलिमेंट्स के साथ बना सकता था। और हम बोल सकते थे टोटल कितने एलिमेंट्स बना सकते थे, 8 एलिमेंट्स। लेकिन कार्बन अनलिमिटेड टेंस टू इनफाइनाइट बोल सकते हैं, इनफाइनाइट कैटिनेशन प्रॉपर्टीज बना सकता है, इनफाइनाइट कैटिनेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ब्रांच बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाउ कैन इट बी एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट द पेपर, प्लास्टिक एंड कॉटन क्लॉथ आर मेड अप ऑफ कार्बन। ओके, देखो बच्चों, इसे सिंपल सा प्रूव करने का तरीका है बर्निंग प्रोसेस से। हम क्या करेंगे, सारे मटेरियल को बर्न करेंगे, सारे मटेरियल को बर्न करेंगे। एक सॉल्यूशन होता है जिसे हम बोल सकते हैं लाइम सॉल्यूशन। लाइम सॉल्यूशन को ये क्या करेगा, लाइम सॉल्यूशन को क्या करेगा, ये मिल्की कर देगा। लाइम सॉल्यूशन को ये मिल्की बना देगा, यानी व्हाइट डेंस प्रेसिपिटेट बना देगा। लाइम वाटर में हम इसे पास करेंगे तो लाइम वाटर, कैल्शियम कंटेनेड वाटर बोल सकते हैं हम इसे। ये बता देगा अगर उस जो गैस होगी जो रिलीज होगी उसमें कार्बन होगा तो वो लाइम वाटर को मिल्की बनाएगा, अगर नहीं होगा तो एज इट इज रहेगा। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, what are chromosomes? Explain how in sexually reproducing organism the number of chromosome in progeny is maintained. सबसे पहले क्रोमोसोम हम किसे बोलते हैं, देखो क्रोमोसोम हम बोल सकते हैं द स्ट्रक्चर दैट बियर द डीएनए और जीन। यानी क्रोमोसोम हमारा क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, डीएनए और जीन्स क्या होंगे, डीएनए और जीन्स होंगे। उसके बाद हम बोल सकते हैं दे कैरी द डीएनए और जीन्स टू द प्रोजेनी सेल। क्रोमोसोम को हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम आर द स्ट्रक्चर दैट बियर द डीएनए और जीन्स दैट कैरी द डीएनए और जीन्स टू द प्रोजेनी सेल। और ये बोला है एक्सप्लेन हाउ इट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोजेनी इज मेंटेन्ड। देखो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, स्पेशल लीनिएज ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। दिस सेल अंडरगो ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। इनके अंदर सेल डिवीजन होता है, कौन सा सेल डिवीजन होता है इसके अंदर बताओ, मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन होता है जिसके अंदर क्या होता है, जर्म सेल फॉर्म्ड हैव ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो 46 है, मियोसिस से डिवाइड हुए तो हम बोल सकते हैं कि कितने होंगे, 23 प्रोजेनी के बाद क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। When two such germ cells fuse, a zygote new individual is formed with the same number of chromosome as the parent organisms. जब ये हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम बोल देते हैं इसके अंदर मिलते हैं, इस तरीके से। बेसिकली आप लोगों को ये बता दूं, क्रोमोसोम्स तो क्या है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स containing informations of their
parents which is transferred to their offspring in the form of DNA and genes. ये बता सकते हैं। और ये किस प्रोसेस से ट्रांसफर होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोल देते हैं, ट्रांसफर होंगे। और किस प्रोसेस से? अगर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोसेस होता है मियोसिस, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है इस अपने 2 हाफ में। जब उसका जाइगोट बनता है तो वो अपने आप को डिवाइड करता है सेम नंबर ऑफ सेल्स में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी इन द सर्किट गिवन बिलो। चलो इसमें देखते हैं। देखो ये 4 और 6, ये 4 और 6 क्या है? सीरीज में है। ये हो गए हमारे 10। ये 3 एंड 3 ये क्या है? सीरीज में है। ये हो गए हमारे 6, यानी 10, 15 और 6, 1/10, 1/15, 1/6। देखो बच्चों ये तीनों क्या है? पैरेलल में। तो एलसीएम आया हमारा 30, 3, 2 + 5 कितना हुआ? 10/30 कितना आया? 3। यानी हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 3, क्योंकि ये 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है जब हम पैरेलल लेते हैं। तो इसे ऊपर लेंगे तो कितना आएगा? 3। हमारा आंसर आया 3। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 shows how would you join 3 resistance, each of resistance 9, so that the equivalent resistance of the combinations is 13.5 और 6। बोल रहे हैं हमारे पास रेजिस्टेंस है 9, हम किस तरह से इनको जोड़ें कि हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए 13.5 और 6। चलो कॉम्बिनेशंस बनाते हैं हम। देखो एक कॉम्बिनेशन तो बनाया ऐसे ऐसे, और एक कॉम्बिनेशन बनाया ऐसे। 3 रजिस्टर्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाना था। देखो ये 9, ये 9 और ये 9, ये पैरेलल ही है 9 9। तो इनका रेजिस्टेंस निकालेंगे हम, कितना होगा? 9 9 जा 81, 81 डिवाइडेड बाय 18, तो 18 हुआ हमारा। ये 81 डिवाइडेड बाय 18, तो ये आया हमारा 6, और ये कितना आया? 27। 6 और 20, ये 18 है ना, 3 6 जा, हाँ 6। तो और इसको करें 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 9/2। अब 9 करेंगे तो देखो क्या आएगा? 2 9 9 2 जा कितना हुआ? 18, 18 और 9 कितना हुआ हमारा? 27, 27/2 कितना आया? 13.5। तो बच्चों एक कॉम्बिनेशन तो हमारा ये हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं जिसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना लाना है? कितना लाना है? 6। इसी को हाँ चलो, 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं? ऐसे रखते हैं, और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे रखते हैं। 2 9 और एक इधर। तो 2 सीरीज में है, 2 सीरीज में है तो क्या हुआ? 2 सीरीज में है तो ये हुए 18, 18 और 9, 18 और 9, 18 और 9, 18 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय कितना करते हैं? 18 और 9 प्लस करेंगे तो ये आएगा 27। तो ये टोटल कितना आया हमारा? देखते हैं। 9 8 जा 72 का 2, 7 कैरी 162 डिवाइडेड बाय 27। तो अब देखेंगे इसमें कितना आया। या तो हम ऐसे कर लेते हैं, इन दोनों को कितना करना है? 9 9 18 ऐसे कर लेते हैं, 1/18 + 1/9। चलो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आया हमारे कितना? टोटल आया 3/18, 3/18 कैंसिल करा तो कितना आया? 6। तो ये आ गया हमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6। तो एक कॉम्बिनेशन हमारा ये बनेगा, एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गिव द रीजन टू जस्टिफाई द फॉलोइंग। सबसे पहला, द एक्सिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स इज एसेंशियल इन अ बायोस्फीयर।
एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर बताना है, जो कि क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ, रुको बच्चों एक क्वेश्चन और बच गया हमारा, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इन द शेप ऑफ ए वायर डिपेंड। अच्छा, ऐसे वो फैक्टर हमें बताना है जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो बच्चों रेजिस्टेंस देखो किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, और 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 हम बोल सकते हैं मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो चार चीजें याद रखना, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एंड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये चार चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गिव द रीजन टू जस्टिफाई, गिव द रीजन टू जस्टिफाई द फॉलोइंग, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर इज एसेंशियल इन ए बायोस्फीयर। क्यों एसेंशियल है बताओ। बेसिकली मेन पॉइंट है क्योंकि डिकम्पोजर क्या करते हैं, हमारे जो मैटर होता है उन्हें रिसाइकिल करने का काम करते हैं, रिसाइकलिंग करने का काम करते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे मान लो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, डिकम्पोजर्स हैं। ये क्या करते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से एनिमल उन्हें क्या कर लेते हैं, वो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंज्यूम्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं किसके अंदर, सॉइल्स के अंदर, और वो न्यूट्रिएंट्स इनडायरेक्टली किसे मिलते हैं, प्रोड्यूसर को। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। देखो फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। इसे एनर्जी ट्रांसफरिंग लॉ से भी हम समझ सकते हैं। एनर्जी ट्रांसफरिंग लॉ क्या बोलता है, ये हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है, उसके बाद हम बोल सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर हम सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद बोल सकते हैं, हम सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद आता है टॉप कंज्यूमर। तो एनर्जी ट्रांसफरिंग लॉ हमें क्या बोलती है, एनर्जी ट्रांसफरिंग लॉ जैसे इसके अंदर 100% है, तो इसका 10% ऑफ एनर्जी इसमें ट्रांसफर होता है, 10%, फिर इसका 10% इसमें ट्रांसफर होता है। इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर ऑफ लॉ क्या होते हैं, एक डायरेक्शन में चलती है, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर की साइड। इसलिए बोल सकते हैं हम फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा लास्ट पेज है। अब ये सेक्शन सी है, देखो बच्चों ये सेक्शन सी है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा ऐसे बेस्ड क्वेश्चन है जिसे हम देख सकते हैं। देख दो, अब ये देखो, अब ये ऐसे बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने तो ऐसे पढ़ रखा है, आप लोग पूरा ऐसे पढ़ना। व्हेन द लाइटनिंग अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रक ए शिप, द शिप कंपास माइट बी अफेक्टेड, इट्स पोलैरिटी माइट बी रिवर्स्ड, व्हाट डज इट सजेस्ट। जब इलेक्ट्रिक उसके ऊपर पड़ी तो उसके कंपास में क्या हुआ, उसके कंपास में क्या डायरेक्शन चेंज हो गई, ये किस वजह से हुआ होगा, सजेस्ट कर सकते हो। देखो हम इसे कोरिलेट करें, ये किस किस के बीच में रिलेशन दिखा रहा है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म आया समझ में, कि इलेक्ट्रिसिटी पड़ी जिसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, जिसकी वजह से कंपास की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि मैग्नेटिज्म चेंज होगा। दूसरा, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास, तो ये बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसकी चारों साइड होगी कंसंट्रिक रिंग में। इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल है, अगर अपवर्ड है तो हम बोल सकते हैं ये हमारा कैसा होगा,
ये हमारा होगा एंटी क्लॉकवाइज, और डाउनवर्ड होगा तो क्लॉकवाइज। On the basis of factor, strength and direction of magnetic field around the current carrying conductor depends on, किस चीज पे डिपेंड करेगा बताओ, किस चीज पे डिपेंड करेगी ये सारी चीजें? एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा सारी चीज, और दूसरा मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, और बेसिकली डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी जस्ट इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा था, डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा। दूसरा देखो, सपोज ए हॉर्सशू मैग्नेट इज हेल्ड वर्टिकली अपवर्ड विद द नॉर्थ पोल इज ऑन लेफ्ट। ओके, नॉर्थ पोल क्या है, उसकी लेफ्ट डायरेक्शन में है। ओके, नॉर्थ पोल लेफ्ट डायरेक्शन में। A wire is passing between the poles carrying a direct current away from you. Okay, in which direction magnetic force is exerted on the wire? किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ये हमें बताना है। अब देखो ये इधर है, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा है, तो हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। तो ये क्या है, ये देखो डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा है हमें, डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाएगा क्या, हेल्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, पोल इन ए वायर पासिंग थ्रू द पोल्स कैरीज डायरेक्ट करंट अवे फ्रॉम यू। अच्छा, करंट की डायरेक्शन हमसे क्या है, दूर जा रही है, करंट की डायरेक्शन हमसे दूर जा रही है, तो हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या शो करती है, फिंगर शो करेंगी, थंब हमारा इस साइड होगा। तो ये पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होगा, डाउनवर्ड साइड। आ रहा है समझ में, डाउनवर्ड साइड होगा। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। लास्ट क्वेश्चन, स्टडी द टेबल गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन। ओके, parental plant cross fertilized and a seed collected. Okay, male parent always bore red flower. Okay, female parent always had a white flower. F1 generation हमारे पास आई 330 seeds shown and observed. All 336 gave red color. Okay, सारे के सारे क्या दे रहे, रेड कलर दे रहे हैं, यानी डोमिनेंट की बात कर रहे हैं। आउट ऑफ 44 सीड 33 seeds gave the white red flower. Okay, 11 seeds gave the plant with white flower. Okay, यानी 33 ये और 11 ये। Okay, which term is used for the given cross? कौन सा क्रॉस होगा बताओ ये, देखो दो कलर की बात कर रहा है, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, एक ही कैरेक्टर की बात कर रहा है, तो हम इसे बोलेंगे क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दूसरा, what will be the nature of the cross if two pink colored flower on the cross result in one red, two pink and one white progeny? सीधा सा सिंपल समझ में आ रहा है, किसकी बात कर रहा है ये, क्रॉस फर्टिलाइजेशन की, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। What genotype of parent are present in the given cross? कैसे जीनोटाइप बोल रहा है इस गिवन क्रॉस के अंदर। अब देखो डोमिनेंट की बात कर रहा है, रेड रेड डोमिनेंट हो गया, और जो व्हाइट है हमारा वो रिसेसिव है। इस तरह से हम प्रोजेनी दिखा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, विच कलर फ्लावर इज रेसेसिव, विच कलर फ्लावर इज रेसेसिव एंड विच कलर फ्लावर इज डोमिनेंट इन द गिवन क्रॉस? कौन सा रेसेसिव है और कौन सा डोमिनेंट है इन गिवन क्रॉस? देखो डोमिनेंट की बात कर रहे थे तो ये हमारे क्या है, ये डोमिनेंट है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा रिसेसिव है। डोमिनेंट की बात करेंगे तो रेड कलर हमारा क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और व्हाइट कलर हमारा रिसेसिव है। तो बच्चों होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया हो और आप लोग चाहते हैं और पेपर डिस्कस करें,
तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने और भी फ्रेंड्स को इसके बारे में बताएं। थैंक यू।